चलिए समझने की कोशिश करते हैं स्केलर एंड वेक्टर। ये बुक है हमारे पास, ये प्रदीप की बुक है, इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर, क्या पढ़ेंगे? स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, वेक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर। ओवरव्यू दिया है जो हमें पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। वेक्टर्स क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर क्या है, वेक्टर की ज़रूरत क्या है, a few definition in वेक्टर, वेक्टर की कुछ डेफिनेशन देखेंगे। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से। फिर हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर एडिशन जो है वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं होता, वो वेक्टर के नियम से ही ऐड होते हैं। वेक्टर हमेशा वेक्टर के नियम से ही ऐड होते हैं, वहाँ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं चलता। ये दो वेक्टर हैं, 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो आप बोल दो 5 न्यूटन। तो ऐसा नहीं है, उसमें वेक्टर एडिशन का अलग नियम है। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। आगे देखिए वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर एडिशन सीखेंगे। एनालिटिकल मेथड देखेंगे वेक्टर एडिशन का। फिर हम देखेंगे कंडीशन फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर, इक्विलिब्रेंट वेक्टर देखेंगे। इक्विलिब्रेंट वेक्टर क्या होता है। आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। आगे देखिए रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। फिर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब
एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में किसी और की वेलोसिटी, मेरे लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। फिर हम देखेंगे ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। वेक्टर का रिजोल्यूशन देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना रिजोल्यूशन कहलाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन देखेंगे। वेक्टर का एडिशन सीखेंगे, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। हेडिंग डालिए वेक्टर। वेक्टर्स क्या होते हैं? इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हमने बहुत सारी क्वांटिटी देखी है, जैसे हो गया स्केलर, वेक्टर। स्केलर क्या होता है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड नो डायरेक्शन, और जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्केलर। जैसे मास हमने लिखा 2 किलो, और इसमें नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेंथ लिखा 3 मीटर, इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। चाहे हम ऐसे नाप लें 3 मीटर, चाहे ऐसे करके 3 मीटर नाप लें, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सब क्या है? स्केलर है। टाइम की बात करें, समय, हमने लिखा 2 सेकेंड, तो इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्या है? स्केलर हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या होते हैं? दे आर दोज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलते हैं? जिनको हम मेज़र कर लें, जिस चीज़ को आप नाप सको उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ लिख लें, दे आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? ये सब कैसी क्वांटिटी है? ये सब कैसी क्वांटिटी है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। वेक्टर को एक ऐसे सीधी रेखा से ये ऐसे खींचे और ये तीर लगा दिए, तो क्या बन गया? वेक्टर। और इसके सामने क्या लगा देते हैं? ऐसे तीर लगा देते हैं, तो तीर जो है क्या बताता है? डायरेक्शन।
Here the length of line drawn represent the magnitude of vector. इसकी जो लेंथ होती है ना, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है. लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है. और ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन को बताता है. एंड एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन. ठीक है. The starting point of arrow line is called tail of origin of vector. जो वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टेल या ओरिजिन. और ये जो एंड में है, इसको हम बोलते हैं हेड या टिप. आगे चलिए. आगे समझिए. इन राइटिंग अ वेक्टर, can be represented by वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, ये लेटर लिखे, इसके ऊपर तीर लगा दिए, तो ये क्या बन गया? वेक्टर. वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर. वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कौन कौन सा? पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर क्या है? पोलर वेक्टर क्या है बताइए? अच्छा, ये बताइए, वर्ग कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? तो वर्ग जो है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है. और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, तो यहाँ लिख लें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज स्केलर. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है. इसलिए क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है. फोर्स वेक्टर है कि स्केलर? तो हमने लिखा फोर्स 5 न्यूटन. तो 5 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है. उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो ये क्या है? ये वेक्टर है.
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड, स्पीड हमने लिखा 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। स्पीड, डिस्टेंस स्केलर होती है और टाइम भी स्केलर होता है, और दो स्केलर का रेशियो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी बताइए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम स्केलर है। वेक्टर और स्केलर का जो रेशियो होता है वो वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक वेक्टर और एक स्केलर का रेशियो वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर को, वेक्टर में हमने ये बता दिया है कि जो वेक्टर ये जो लेंथ है, ये जैसे 5, ये मैग्नीट्यूड को बताती है और ये क्या बताता है? डायरेक्शन को, ठीक है। तो वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है और एरो डायरेक्शन बताता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमने लिखा फोर्स 5 न्यूटन का है, तो फोर्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे? ऐसे एरो लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा। अगर ए 4 यूनिट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 4 यूनिट होगा। पोलर वेक्टर क्या होते हैं? और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ये भी समझने की ज़रूरत है, इसको भी समझना पड़ेगा। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो
इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर लिख लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर क्या है? Many laws of physics can be expressed in compact form by the use of vector. Many laws of physics can be expressed in compact form by the use of vectors. तो बहुत सारे जो लॉ हैं फिजिक्स के वो वेक्टर से प्रूफ होते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा, the law of physics when expressed in vector form remain invariant. फिजिक्स के लॉ ऑफ फिजिक्स when expressed in vector form remain invariant. आगे चलिए समझते हैं। Few definition in vector। पहला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, उसके मॉडुलस को मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस यानी उसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली ए से। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड ए या सिंपली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझिए यूनिट वेक्टर। जैसे ये वेक्टर है, ये कितने का है? 5 यूनिट का। इसी वेक्टर की दिशा में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, 1 यूनिट के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वेक्टर की दिशा में जो 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे ये ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर की दिशा में जो 1 यूनिट का वेक्टर होगा, ये कहलाएगा ए कैप। ए कैप यानी 1 यूनिट का जो वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर का लेंथ का वेक्टर है, तो जो 1 मीटर लेंथ का ये वेक्टर होगा इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अगर ये वेक्टर की लेंथ 5 मीटर है, तो इस वेक्टर का अगर 1 मीटर लेंथ का हम एक वेक्टर खींचे तो इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और इसे ए कैप से कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए कैप या ए हैट। ए कैप या ए हैट। तो किसी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी वैल्यू, और उसमें एक डायरेक्शन होती है जिसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। तो किसी वेक्टर में क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम उसके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1।
इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसके ऊपर टोपी लगती है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये होता है वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर खुद होगा अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होगा। आगे चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ये मान लीजिए r वेक्टर है, तो कोई बोलता है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ r बोलेंगे। ये होगा अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 16 9 25, 25 1 26, तो कितना आ गया √26, ठीक है। और अगर इसी की दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो देखिए ये r वेक्टर है, और अगर इसी की दिशा में एक यूनिट वेक्टर निकालना है r कैप, तो r कैप होता है r वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर r कितना है 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप अपॉन √26, ये हो गया r कैप, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इक्वल वेक्टर समझते हैं, क्या समझते हैं? इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर तब होते हैं इक्वल जब उनकी वैल्यू बराबर हो, उनका डायरेक्शन बराबर हो। टू वेक्टर्स आर इक्वल if their magnitude are equal and direction are equal। जब उनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी वैल्यू और उनका डायरेक्शन अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, वैल्यू बराबर है, तो इनको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। आगे समझिए निगेटिव वेक्टर। तो मान लीजिए ये वेक्टर है ए, तो उसके उल्टे दिशा में जो एक वेक्टर होगा वो उसका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, उतनी ही लेंथ का। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, ठीक है, ये, और उसी लेंथ का अगर ये एक और वेक्टर ला दिए, ये वेक्टर ए है, उसी लेंथ का एक और वेक्टर ला दिए, तो ये उसका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, उसी लेंथ का। आगे समझिए को इनिशियल वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो। ये देखिए ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है ना,
तो इनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब होता है सेम, इनिशियल पॉइंट, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसको नोट करते जाइए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो को इनिशियल वेक्टर पढ़ लिया हमने, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो देखिए वेक्टर इनका, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट, इनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। आगे समझते हैं कोलिनियर वेक्टर। अगर एक लाइन में वेक्टर लग रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ये दो वेक्टर हैं एक लाइन में लग रहे हैं इनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ये देखिए कोलिनियर। फिर हम समझेंगे कोप्लेनर वेक्टर। हेडिंग डाल लीजिए, कोप्लेनर वेक्टर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अगर ये एक ही प्लेन में ये वेक्टर लगते हैं तो इनको बोलेंगे कोप्लेनर। अगर एक ही प्लेन में ये वेक्टर लग रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। आगे समझिए लोकलाइज्ड। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हो गया? लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होगा? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। वेक्टर whose initial point is not fixed is called non-localized vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसको हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर को फ्री वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर। आगे समझिए जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसे लोकलाइज्ड, और नहीं होता है तो नॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इक्वल वेक्टर हमने समझ लिया। दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन इक्वल हो। ये वेक्टर ए है, ये बी है।
तो इक्वल तब होंगे जब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो इक्वल वेक्टर होंगे। अनइक्वल क्या होंगे? दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा तो इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। इसको नोट कर लें, बाकी अगले लेक्चर में करते हैं।